ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये है मासिक राशिफल यानी कि मंथली राशिफल, जो कि मई 2025 का है। और इसके माध्यम से हम बात करेंगे जो हमारे आप मीन लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि पाइसेस असेंडेंट बनता है, उनके विषय में कि ये मई 2025 का महीना आप मीन लगन राशि के जातकों के लिए किस प्रकार के रिजल्ट्स लेकर के आ रहा है। और ये सब डिपेंड करता है ग्रहों की स्थिति पर, जैसा कि आप जानते हैं। और ग्रहों की स्थिति मई 2025 में गोचर में, आसमान में, ट्रांजिट में कैसी रहने वाली है, कितनी फेवरेबल, कितनी नहीं है, ये आपको हम अभी ग्रहों की स्थिति से जब अवगत कराएंगे, पोजीशन से अवगत कराएंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करेंगे। वैसे साथियों, हमेशा हमारा एक छोटा सी निवेदन यही रहता है आपके लिए, और वो क्या रहता है, वो यही रहता है कि भाई हम ये नहीं कहते कि आप पूरी जानकारी लें, लेकिन कम से कम इतनी जानकारी जरूर होनी चाहिए कि कौन सा ग्रह आपके लिए लाभकारी है, लाभ दे रहा है, या कौन सा आपको अशुभ रिजल्ट दे रहा है, परिणाम दे रहा है, या अशुभ परिणाम देने के लिए बैठा है। क्योंकि अगर आपको ये पता होगा कि भाई मेरे लिए राहु सही नहीं है, या कोई भी ग्रह XYZ वो मेरे लिए सही नहीं है इस महीने में, तो जो उपाय भी हम उन्हीं ग्रहों के ही देते हैं जो नकारात्मक परिणाम देने के लिए होते हैं, उन्हीं के ही उपाय दिया करते हैं। तो आप कम से कम उन उपायों को खुशी खुशी श्रद्धापूर्वक करेंगे तो उसके अच्छे परिणाम तो सामने आएंगे। आप चिंताओं से, परेशानियों से, समस्याओं से बच तो सकते हैं। इसीलिए हम आपसे कहते हैं, यही उद्देश्य होता है हमारे कहने का, ताकि बस अपनी ग्रहों पर नज़र जरूर रखिए। तो साथियों, ग्रहों की स्थिति से अब हम आपको अवगत कराने जा रहे हैं। सबसे पहले जो चार्ट है ये डिस्प्ले हो रहा है, आप मीन लगन राशि के जातकों का ही चार्ट है जो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। और इसमें हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाया है, कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ संबंध बना करके किस राशि में, किस हाउस में बैठा हुआ है, और कौन सा ग्रह अकेला बैठा है। इन्हीं ग्रहों में से ही कुछ ग्रह ऐसे हैं जो अपना राशि परिवर्तन करेंगे। राशि परिवर्तन भी एक महत्वपूर्ण घटना है, घटनाक्रम है। और जब कोई भी ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है तो आपको ये जानना है, समझना है कि वो जिस राशि में होता है वहां से निकल करके अगर वो अगली राशि में जाता है या किसी भी राशि में जाता है, तो ये जरूरी नहीं है कि अगर आज वो अच्छे परिणाम आपको दे रहा है तो आगे जब वो अपना राशि परिवर्तन करेगा तो भी आपको वैसे ही परिणाम देगा। हो सकता है उससे भी बेहतर दे, और हो सकता है अशुभ परिणाम भी दे। क्यों होती है? क्योंकि सूर्य यहां पर उच्च के कहलाते हैं, उच्च की स्थिति, एक्सॉल्टेड कंडीशन। और जब ये कोई भी ग्रह अपनी उच्च की राशि में होता है तो वो जातक को उस ग्रह के बहुत अच्छे और शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है। और सूर्य यहां पर 1 मई से लेकर अपनी उच्च राशि में 14 मई तक रहेंगे। 14 मई को ये अपना राशि परिवर्तन करके ये अगले घर में जाएंगे, अगली राशि में, जहां पर 2 नंबर लिखा है, जहां पर गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं 3rd हाउस में। यहां पर इनका प्रवेश होगा सूर्य का 14 मई को। अंत तक वहां बात करेंगे गुरु बृहस्पति की। अभी गुरु बृहस्पति को आप देख रहे हैं 3rd हाउस में, वृषभ राशि में बैठे हुए, जो इनकी शत्रु राशि है बृहस्पति की। बृहस्पति यहां मार्गी और उदित। 14 मई को जब सूर्य यहां पर आएंगे वृषभ राशि में, सूर्य की भी ये शत्रु राशि है वृषभ राशि, तो जब सूर्य अपनी शत्रु राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे, उनके प्रवेश करने से कुछ घंटे पहले गुरु बृहस्पति यहां से अपना राशि के निकले। और कहां जाएंगे? वो जाएंगे जहां पर 3 नंबर लिखा है, बुध की 4th भाव में, मार्गी और उदित अवस्था में। फिर माह के अंत तक वहां बने रहेंगे 4th हाउस में बृहस्पति। बुध की बात कर लेते हैं। बुध जो अभी आप सूर्य के साथ बैठे हुए देख रहे हैं में, ये यहां पर महीने के आरंभ से नहीं रहेंगे, ये रहेंगे यहां पर 6 मई से। 1 से 6 मई तक ये 6 दिन अपनी, जहां पर 12 नंबर लिखा है जो कि गुरु बृहस्पति की राशि, मीन राशि, और बुध की वो नीच राशि के महीने के पहले 6 से 6 मई तक के लिए नीच अवस्था में रहेंगे शनि के साथ। 6 मई को वहां से राशि परिवर्तन करके आएंगे उदित अवस्था में 2nd हाउस में अपनी सम राशि, और यहां पर सूर्य। फिर इसके बाद 18 तारीख को पूर्व में जाकर के बुध जो है सो जाएंगे, और 23 मई को बुध जो है अपना राशि परिवर्तन करेंगे, फिर निकलेंगे मार्गी और अस्त अवस्था में, और निकल करके फिर अगले घर में जाए 3rd हाउस में 23 मई को। तो यहां पर देव का साथ मिलेगा। हालांकि बुध की ये मित्र राशि है, शुक्र के मित्र हैं, तो बुध जो है मार्गी और अस्त अवस्था में जब आएंगे 23 मई को सूर्य के साथ अपना संबंध बनाएंगे, जो कि माह के अंत तक बना रहेगा 3rd हाउस में। अब बात करेंगे मंगल की, जहां पर 4 नंबर लिखा है, ये कर्क राशि होती है चंद्रमा की, और मंगल यहां पर विराजमान है 5th भाव में 5th हाउस में, और पूरे महीने बने रहेंगे। को बता दें कि मंगल जब जब कर्क राशि में आते हैं
राशि है उनकी है, नीच अवस्था में आ जाते हैं मंगल। और मंगल जब में रहना उसका जातक के यह शुभ संकेत बनते हैं, शुभ संकेत नहीं है। लेकिन कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ समस्या है वहाँ समाधान भी है ज्योतिष में, और ज्योतिष में ज्योतिषीय उपाय भी बहुत सरल आसान भी हैं और बड़े कठिन उपाय भी हैं, जो कि अंत में भी देंगे उनको आपकी, तो फिर आप परेशानियों से मुक्त हो जाएंगे। तो मंगल यहां पर बने रहेंगे पूर्ण रूप से नीच अवस्था में पूरे महीने। अब आगे बात करते हैं आपसे राहु, शुक्र, शनि और केतु के विषय में। शनि जो है लगन भाव में बैठे हैं मीन राशि में गुरु बृहस्पति की। राहु 1 मई से 18 मई तक यहाँ रहेंगे अपनी समराशि मीन में, और 18 मई को ही अपना राशि परिवर्तन करेंगे। और क्योंकि राहु जब अपना राशि परिवर्तन करते हैं तो अकेले नहीं करते, के साथ राशि परिवर्तन, क्योंकि राहु और केतु हमेशा 180 डिग्री पर रहते हैं एक दूसरे से समसप्तक, और दोनों ही वक्री स्थिति में रहते हैं, यानी उल्टी चाल चलते हैं, सीधी चाल ये नहीं चलते। अब जब कोई ग्रह उल्टी चाल चलेगा तो पीछे की साइड में ही चलेगा, ना कि आगे की साइड में। 18 मई को राहु और केतु दोनों अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो राहु तो 11 नंबर लिखा है 12वें घर में, 11 का मतलब कुंभ राशि, शनि की राशि, अपने मित्र के घर में जाएंगे। और केतु जो है जो सप्तम भाव में बैठे हैं अपनी समराशि कन्या में, ये यहाँ से निकल करके आ जाएंगे 6ठे भाव में, जहाँ पर 5 नंबर जो कि सूर्य की सिंह राशि कहलाती है, वो इनकी शत्रु राशि है केतु की। तो इस प्रकार राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में द्वादश भाव में आ जाएंगे। उसके बाद जो है बनेगा काल सर्पयोग। काल सर्पयोग परिवर्तन करने से पहले अभी भी बना हुआ है, लेकिन जब काल सर्पयोग की बात होती है ना तो बहुत लोग डर जाते हैं। ये कहना है कि काल सर्पयोग से कभी नहीं घबराना चाहिए, कभी नहीं डरना चाहिए। क्यों नहीं डरना चाहिए? सर्पयोग ये कहता ही नहीं कि डरो। काल सर्पयोग लोगों की कुंडली है, वे लोग अपने जीवन में उनको संघर्ष बहुत अधिक करना पड़ता है, बस यही बात है और कुछ नहीं। तो संघर्ष करना तो कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जब करता है तो उसको ये लगता है कि मुझे जितनी मेहनत में करना अनुसार मुझे रिजल्ट तो मिलने चाहिए, लेकिन उसे जब वो रिजल्ट्स काफी देर के बाद जाकर के उसको मिलते हैं। जो रिजल्ट्स वो मिलते हैं वो बहुत ऊपर की बात, उसने कल्पना भी नहीं की होती, मिलते हैं उसको उम्मीद से बेहतर। यही काल सर्पयोग है। तो साथियों शुक्र की बात करेंगे। शुक्र भी लगन भाव में मीन राशि में उच्च राशि में वित्त अवस्था में पूरे महीने बने रहे। महीने की अंतिम तारीख 31 तारीख को ये भी करेंगे राशि परिवर्तन, और फिर ये यहां से मीन राशि से अपनी उच्च राशि से और कहां जाएंगे? सेकंड हाउस में, मेष राशि जो इनकी सम राशि है, वहां पर जाएंगे। फिर ये 31 तारीख से आगे तक वहां रहेंगे मई से। शनि अपना पूरे महीने राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, ये मार्गी और उदित अवस्था में अपनी सम राशि मीन में लगन भाव में ही बने रहेंगे। तो ये थी ग्रहों की स्थिति। इन्हीं के जो रिजल्ट्स निकल उसकी चर्चा हम करेंगे। पहले के आपके करियर को लेके, वर्क प्लेस को लेके, उसके बाद धन की स्थिति की बात करेंगे, सुख सुविधाओं की बात करेंगे, प्रेम बात करेंगे, वैवाहिक संबंधों की बात करेंगे, पारिवारिक संबंधों की बात करेंगे, फिर शिक्षा को लेकर के बात करेंगे, छात्रों की, संतान के विषय में बात करेंगे, और अंत में आपके स्वास्थ्य के विषय में बात करेंगे। और फिर देंगे आपको कुछ सरल आसान अचूक उपाय। उनको अगर आप करेंगे तो आपका भी पूरा महीना बहुत शांति से व्यतीत होगा। तो साथियों सबसे पहले करियर की बात कर लेते हैं। अभी जो करियर की बात जहाँ तक हम आपको बताना चाह रहे हैं करियर के विषय में, वो ये है जो आरंभ है वो थोड़ा सा तकलीफों से, कठिनाइयों से आपको रूबरू होना पड़ेगा, ऐसे कुछ की है। लेकिन आपको उससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और घबराने की भी आवश्यकता है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छा कुछ और राजयोग भी बने हैं आपके लिए। देखिए कई बार क्या होता है कि कुछ लोग जॉब जो होता है या व्यापार होता है को मेहनत करनी ही पड़ती है, कभी कभी जरूरत से ज़्यादा भी मेहनत करनी पड़ जाती है। तो यहाँ पर भी बात है। तो अगर मेहनत करनी पड़ रही है, बेशक उसके रिजल्ट्स आपको नहीं आ रहे हैं, कम से कम नुकसान परेशानियाँ ना हो, और मेहनत भी करनी पड़ रही है, पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं, नेगेटिव ना आए तो भी चलता है। लेकिन यहाँ कैसी रहने वाली है वो आपको बता रहे हैं। क्योंकि सूर्य और बुध का बुध आदित्य राजयोग जो बने होने के कारण आपके सामने बेशक परेशानियां हों, लेकिन आपके अंदर इतनी क्षमता होगी, इतनी कैपेसिटी होगी कि आप अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं, आराम से उनको कन्विंस कर सकते हैं, समझा सकते हैं अपनी बातों से। ये बहुत बड़ी बात होती है। और अगर आप मार्केटिंग वगैरह में हैं या किसी ऐसी फील्ड से जुड़े हुए हैं या आप कोई मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो फिर आपके लिए फिर बहुत अच्छा सक्सेस वाला समय है। ये मेहनत भी है, संघर्ष भी रहेगा, सफलता भी रहेगी। अब बात करते हैं मई के 14 तारीख से।
14 तक तो हालात ऐसे रहेंगे, 14 मई तक। 14 मई के बाद थोड़ा सा परिवर्तन आएगा आपके करियर में, और आपने जो इतनी संघर्ष और मेहनत किया है 14 मई तक, अब उसका रिजल्ट जो है आपके सामने आएंगे, शुभ परिणाम, और आपको काफी सुकून मिलेगा और अच्छी सफलता भी प्राप्ति के योग बन रहे हैं। तो बहुत अच्छी सुकून से आप रहेंगे, और जो मेहनत आपने की है आपको ये सेटिस्फैक्शन रहेगा कि चलो उस मेहनत का मुझे अब 14 मई के बाद से लेकर माह के अंत तक जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनसे मैं बहुत संतुष्ट हूं। ऐसी स्थिति आपके करियर में रहेगी। धन की बात कर लेते हैं। धन का बहुत अच्छा ही योग है, बहुत अच्छा। धन का आगमन आपके लिए बराबर बना रहेगा, बहुत अच्छा बना रहेगा। मित्रों का सहयोग आप प्राप्त करेंगे, बड़े भाई बहनों का भी सहयोग आप प्राप्त करेंगे। और जहां तक सुख सुविधाओं का प्रश्न, सुख सुविधाएं तो आपको मध्यम तौर पे उनका लाभ मिलता ही रहेगा पूरे महीने। और आपका जो पराक्रम है माह के आरंभ से माह के मध्य तक तो सामान्य ही है, लेकिन उसके बाद आपके पराक्रम में भी वृद्धि होगी। जब व्यक्ति खुश होता है, प्रसन्न होता है और रिजल्ट्स उसके अपने अनुकूल आते हैं, अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, तो और वो खुशी उसके अंदर ज़्यादा होती है, और खुशी में वो और ज़्यादा अधिक मेहनत करता है। आपके सेम केस में भी ऐसा ही होने जा रहा है महामध्य से। और पराक्रम में आपके वृद्धि है, और जब आपके पराक्रम में वृद्धि है तो भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। बेशक थोड़ा रुक रुक के मिलेगा, या जितना मिलना चाहिए उसमें कमी रहेगी, लेकिन भाग्य का सपोर्ट भी मिलता रहेगा। प्रेम संबंधों की बात कर लेते हैं। प्रेम संबंधों में देखिए, आपका जो मित्र है, मेल या फीमेल जो भी, उसका पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा हर तरीके से। बेशक आप थोड़ा सा अपने वर्क प्लेस को लेकर के या कुछ और चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा डिस्टर्ब मोड में रह सकते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा आपका व्यवहार बदल सकता है अपने मित्र के प्रति। लेकिन आपका मित्र आपकी परेशानियों को, आपकी दिक्कतों को, आपकी समस्याओं को महसूस करेगा, समझेगा, और आपके साथ पूरा सहयोग करेगा। आपकी जो सिचुएशन होगी उससे वो बहुत अच्छी तरीके से, एक तरीके से देखते हुए सपोर्ट आपको करेगा। और आपको भी चाहिए कि आप भी चीज़ों को समझें और उन चीज़ों को समझ कर उन चीज़ों की कदर करें। हालांकि उपाय मैं आपको दूंगा, क्योंकि मंगल नीच अवस्था में बैठे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कतें रहेंगी। आपकी बुद्धि को वो थोड़ा एक तरीके से भ्रमित रखेंगे, डिफरेंट डायरेक्शन में चलाएंगे। ये स्थिति रहेगी आपके साथ, जो आपके लिए परेशानी का कारण रहेगी स्वयं। तो ये भी तो बहुत जरूरी है ना कि बुद्धि हमारी बिल्कुल सही दिशा में काम करे, ना कि नेगेटिव डायरेक्शन में चले। उसका उपाय भी आपको देंगे। अब बात करते हैं वैवाहिक संबंध। तो देखिए साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि आपके जो वैवाहिक संबंध है ना, ये माह के 18 तारीख से 18 तारीख तक तो नॉर्मल रहेंगे, बीच में कभी ऊपर नीचे होता रहेगा 19-21, लेकिन 18 मई से और महीने के अंत तक का जो समय है ये अच्छा निकलेगा आपका। अपने वैवाहिक जीवन आप अच्छा निकालेंगे माह के मध्य के उपरांत। थोड़ी बहुत बीच बीच में रहेगी हल्की फुल्की टेंशन, लेकिन वो सब मैनेजेबल होगा। बात करेंगे पारिवारिक संबंधों की। पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे? पारिवारिक संबंधों में ऐसा है कि देखिए, आप थोड़ा सा अपनी कड़क भाषा का भी यूज़ करेंगे अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, लेकिन साथ के साथ अगर कोई आपके मुंह से इस तरीके की बात निकलती भी है तो आपको हाथों हाथ रियलाइज़ होगा और आप उसको महसूस भी करेंगे। ये ज़्यादा स्थिति जो रहेगी वो 14 मई तक रहेगी। 14 मई से लेकर 23 मई तक आप बहुत सॉफ्ट रहेंगे, सॉफ्ट बिहेवियर रहेगा आपका, सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे, अच्छा बिहेव करेंगे अपने 14 मई के उपरांत। उससे पहले थोड़ा सा कड़क भाषा या कुछ ऐसा बोलेंगे कि जो सामने वाले को अच्छा ना लगे, लेकिन हाथों हाथ आप रियलाइज़ भी कर लेंगे। अगर आपसे कुछ हुआ ऐसा तो आप उसको रियलाइज़ करेंगे कि नहीं ऐसा हुआ है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन उस 14 मई के बाद चीज़ें बिल्कुल सही चलेंगी। पारिवारिक संबंध जो हैं आपके अच्छे रहेंगे। अब बात कर लेते हैं शिक्षा को लेके। तो भाई देखिए, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को तो बताना चाहेंगे कि आपके लिए तो पढ़ाई को लेकर के बड़ी समस्या दिख रही है। जब तक उपाय नहीं करेंगे, जब तक बात नहीं बनेगी। उपाय करना आपके लिए अति आवश्यक है, तभी कुछ रिजल्ट्स आ सकते हैं, अन्यथा नहीं। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी बताना चाहूँगा कि अगर थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो सामान्य परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। संतान के द्वारा भी माता पिता को निराशा हाथ लगने की काफ़ी संभावना है। माता पिता को काफ़ी निराश होना पड़ सकता है अपनी संतान के कार्यों को देख करके। और जहाँ तक स्वास्थ्य का प्रश्न है तो साथियों बताना चाहेंगे कि स्वास्थ्य जो है आपका वो
माह के 18 तारीख तक तो अच्छा रहेगा, लेकिन 18 तारीख के बाद आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान कुछ अधिक रखना पड़ेगा। 18 मई के उपरांत थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा स्वास्थ्य का। आइए अब सबसे पहले आपको बताते हैं उपाय। और उपाय आपको एक ही करना है, दूसरा कोई और उपाय नहीं करना है, और वो उपाय है मंगल का उपाय। और वो मंगल का उपाय क्या है कि एक तो आप नीम की दातून नियमित रूप से करें, चाहे आप स्टूडेंट्स हैं या जो भी हैं, मीन लगन राशि के, नीम की दातून करें। अपने भाइयों के साथ संबंध अच्छे रखें। छोटे छोटे से हैं ये चीज़ें, दिमाग से निकल जाती हैं। और तीसरा, प्रत्येक मंगलवार लाल रंग के नए कपड़े में लाल मसूर की दाल 125 ग्राम या 225 ग्राम इस तरह या 250 ग्राम लेकर के उसकी पोटली बना करके किसी सफाई कर्मचारी को दे दें, मेल को, पुरुष को, और कुछ पैसे दे दें। और घर से गुड़ खा करके निकलिए। आप गुड़ रोटी पर रख करके गऊ माता को भी खिलाने जा सकते हैं नियमित रूप से। गुड़ का दान भी कर सकते हैं मंगलवार के दिन। लाल वस्त्रों का दान कर सकते हैं, लाल मिठाई। और प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी के श्री चरणों में जाकर के अगर आप कर सकते हैं तो सिंदूर का चोला जरूर चढ़ाएं, सरसों के तेल का दीपक जलाएं वहाँ जाके, और वहीं पर बैठ करके आप अगर कर सकते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। और नहीं तो उससे भी अच्छी बात यह है कि मंगल स्तोत्र का पाठ करें। अगर आप मंगल स्तोत्र नहीं कर सकते, हनुमान चालीसा तो आराम से कर सकते हैं। हनुमानाष्टक, बजरंग बाण, फिर हनुमान जी की आरती, ये कर सकते हैं। और साथ ही नियमित रूप से प्रातःकाल संध्या के समय इस मंत्र का जाप भी जरूर करें। ओम अंग अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात्। और स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए गणपति जी की पूजा अवश्य करें, गणपति जी की पूजा। तो साथियों, ये उपाय अगर आप करते रहेंगे तो आपका पूरा महीना बहुत आराम से शांति के साथ व्यतीत होगा। तो साथियों, ये थी चर्चा आप मीन लगन राशि के जातकों के मई 2025 के मंथली राशिफल को लेके। अगर ये चर्चा आपको पसंद आई है तो आप वीडियो लाइक जरूर कर दें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में आप वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी हमारी वीडियोज़ एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वे सब आप तक पहुँच जाएँ, तो फिर आप बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको उन वीडियोस का भी लाभ मिलता रहे समय समय पर। इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।